इन 3 बरस में जितना एसबीआई का रिटर्न ऑफ किया गया, जो विलफुल डिफॉल्टर थे, जो पैसा नहीं दे पा रहे थे, अगर उसको माफ नहीं करके अगर सीधे सीधे इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस देश के भीतर में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर हम सफर कराने की दिशा में बढ़ जाते, तो आपको जानकर हैरत होगी, 10 साल बिना किसी टिकट कटाए वरिष्ठ नागरिक सफर कर सकता है। उससे ज्यादा सरकार ने इन 3 बरस में एसबीआई के विलफुल डिफॉल्टर के एवज में रिटर्न ऑफ पैसा कर दिया। इन आंकड़ों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में जनता का पैसा ही जनता की सुविधा के लिए नहीं है। हमें सिर्फ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम सारे बैंकों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसबीआई का जिक्र कर रहे हैं। 2017-18 में सरकार ने जो रकम रिटर्न ऑफ की वह थी 17,548 करोड़ रुपए, और माफी दे दी गई रईसों के कर्ज ना लौटा पाने यानी विलफुल डिफॉल्टर को लेकर 17,548 करोड़ रुपए। 2018-19 जो माफी दे दी वह थी 27,225 करोड़ रुपए। कितने गुना ज्यादा है और कितने साल इसके दायरे में आ सकते हैं जहां आप 100% रियायत भी इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे सफर में दे सकें, यह आप अंदाज लगाने की शुरुआत कर दीजिए। और 2019-20 में सरकार ने सिर्फ एसबीआई को माफ किया, जो उसके भीतर कर्ज लिया हुआ पैसा था उसको जो रिटर्न ऑफ का ऐलान किया वह था 46,348 करोड़ रुपया। एसबीआई की स्थिति में बीते 2013-14 ये इस देश में चुनावी साल था, तब से लेकर 21-22 तक 1,45,248 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। यानी इस देश के 70 बरस की आजादी के बाद की स्थितियों में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में सफर की सुविधा दे दी जाती, तो भी 1,45,248 करोड़ का आंकड़ा नहीं बनता। यह है सरकार की अर्थव्यवस्था का खांचा। 2020-21 में 17,816 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई के माफ कर दिए गए। और इस देश के भीतर में बच्चों की शिक्षा को लेकर और बुजुर्गों के सफर को लेकर सरकार का रुख पैसा वसूलने वाला है, क्योंकि बच्चों के रबड़, शॉर्पनर, कलम, कागज, स्याही सब पे तो जीएसटी लग गया। दुनिया के भीतर कहीं भी बच्चों की शिक्षा को लेकर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में लगता है, क्योंकि सरकारी खजाना इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि करप्शन की ट्रांसपेरेंसी इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि खजाना खाली नहीं, लुटाने की परिस्थिति में देश का सिस्टम इसलिए आकर खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यानी अपने तौर पर इस देश के भीतर में गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को लेकर जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। पूरी तरीके से आश्रित रईसों की पूंजी और रईसों की जिंदगी को उसी अंदाज में जिए रखने के लिए सरकार ने सुविधाओं का पिटारा सिर्फ रईसों के लिए खोला। और आलम इतना बुरा हो गया कि जो सरकारी इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग पीएसयू कहते हैं, उनको भी इसलिए भी बेचा जाने लगा कि कम से कम उसकी जमीन का भी सौदा बाजार में हो सके। एयर इंडिया की जमीन किसने खरीदी? रेलवे की जमीन कौन खरीद रहा है? कॉन्कर का कल प्राइवेटाइजेशन होगा, उसकी कितनी बड़ी जमीन है? इस देश के भीतर में जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उसकी जमीन जो मुंबई और महाराष्ट्र में फैली हुई है, जो भारत मूवर्स है उसकी जमीन जो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में फैली हुई है, बीएसएनएल की जमीन जो थी देश भर के दफ्तरों को लेकर, किसने खरीदी? किसको मिल गई? वो कौन से कॉर्पोरेट थे? वो कौन से सरकार के अनुकूल के कॉर्पोरेट थे? लेकिन इस देश की जनसंख्या के लिहाज से उनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम आज रेलवे में सुविधाएं नहीं दे पाए, कल खाद नहीं दे पाएंगे, परसों अनाज नहीं दे पाएंगे, उसके बाद राशन दुकानें बंद हो जाएंगी। इन परिस्थितियों के भीतर हम मजदूरों को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारा लेबर रिफॉर्म अब लागू हो चला है। काम के घंटे निर्धारित नहीं है, उसमें मिनिमम वेजेस भी निर्धारित नहीं रहेंगे, हायर एंड फायर की स्थिति रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन खजाना खाली है तो अब हम कोई रियायत दे नहीं सकते हैं। इसकी शुरुआत इस देश के भीतर में हो चली है, लेकिन उसके बाद निकल कर आइए दरअसल ये लूट का मतलब क्या है। हमने नाम सुना विजय माल्या का, नीरव मोदी का, मेहुल चोकसी का नाम सुना, लेकिन क्या उसके अलावे कोई नाम गया? आपको इस देश के भीतर में कुछ नामों पर हम गौर करते हैं, ये नाम वही लेंगे जो 1,500-600 करोड़ जो रेलवे में रियायत जो सरकार नहीं दे पा रही है, उससे उसके ऊपर का पैसा जिन्होंने कर्ज लिया और उन्होंने कहा हम पैसा नहीं लौटा सकते हैं, उनकी स्थिति और उनके नाम कंपनी मसलन ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड 6,382 करोड़ नहीं लौटा सकते हैं।
विलफुल डिफॉल्टर हैं। अरविंद धाम जो एमटेक ऑटो लिमिटेड के हैं 5,885 करोड़ रुपया नहीं लौटा सकते। नितिन और चेतन संदेशरा जो कि स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक 3,757 करोड़ रुपया नहीं लौटा सकते हैं। कपिल और धीरज बदावन जो डीएचएलएफ का केस है वो 1,780 करोड़ रुपए बैंक इनसे नहीं ले पा रहा है। संजय और संदीप झुंझुनवाला ये राय एग्रो लिमिटेड चलाते हैं 2,620 करोड़ रुपए नहीं लौटा सकते हैं। संजय कुमार सुरेखा ये कर्नकास्ट स्टील और पावर लिमिटेड चलाते रहे और ये 2,538 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से ले लिया, नहीं लौटा सकते। इन्हीं की एवज में दरअसल सरकार ने जो रिटर्न ऑफ किया जिसका आंकड़ा हम सिर्फ एसबीआई का बता रहे थे, वह एक संदेश है कि पैसा कौन ले जा रहा है, कहां से ले जा रहा है, सरकार किसको माफी कर रही है, कैसे माफी कर रही है। और यह पैसा तो इस देश के लोगों का ही है। कोई दूसरे किसी कॉरपोरेट ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया कि माल दुनिया के बाजार में बिक गया और उसके बाद सरकार लाभालाभ की स्थिति में आ गई। यह इस देश के आम लोगों का पैसा है। और इन परिस्थितियों के भीतर में कुछ और नाम ले लें, फिर आपको राज्यवार स्थिति बतलाएंगे। अतुल पुंज ये पुंज लॉयड के थे 2,187 करोड़ रुपया। जतिन आर मेहता विंसम डायमंड्स 2,118 करोड़ रुपया। अमित पटेल सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 1,884 करोड़। केवल कृष्ण कुमार शक्ति भोग फूड लिमिटेड इन्होंने भी 1,976 करोड़ रुपए। विक्रम कोठारी रोटमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 1,867 करोड़। विजयराज सुरक्षा कॉर्पोरेशन चलाते थे 1,718 करोड़। हेम सिंह भराना इरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 1,703 करोड़। विक्रम कोठारी रोटमैक ग्लोबल यह 1,867 करोड़। एक फहरिस्त है और राज्यवार जब निकल कर आएंगी कि चीजें कितना पैसा किस राज्य में कितने इंडस्ट्रीज और उद्योगपति या रईसों ने ले लिया। महाराष्ट्र के भीतर में 80,000 करोड़ का सबसे ज्यादा चूना यहीं से लगा है बैंकों को। दिल्ली उसके बाद आता है लगभग 41,000 करोड़। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 20,777 करोड़। चौथे नंबर पर गुजरात है 18,546 करोड़। उसके बाद तमिलनाडु आता है। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में 80,000 करोड़, तमिलनाडु में 14,000 करोड़। तो तमिलनाडु में क्या करप्शन कम है? राज्य के लिहाज से समझिएगा तो कम है। और दिल्ली के हिसाब से छोटी जैसी जगह में जो 40-41,000 करोड़ है बहुत ज्यादा है। यहां बैठे हुए रईस, मुंबई में बैठे हुए रईस, बड़े शहरों में बैठे हुए रईस, पंजाब के भीतर 5,724 करोड़, लेकिन चंडीगढ़ में सिर्फ चंडीगढ़ में 6,015 करोड़। ये बैंकों को चूना लगाने की स्थितियां हैं जो देश भर के भीतर में चली गई। आपको जानकर हैरत होगी कि जो दुनिया के 100 देशों की अलग अलग जीडीपी यानी 100 देशों की कतार में जब आएंगे तो भारत के भीतर में उनकी जीडीपी पर भारी पड़ जाती है जो भारत के भीतर कर्ज लेकर पैसा हड़प कर गए। 1,000 करोड़ से ज्यादा लेने वाले इस देश के 40 लोग हैं। 100 देशों की जीडीपी पर यह भारी पड़ जाता है जो 3 लाख करोड़ का जब हम आपसे जिक्र करते हैं। 3,000 करोड़ से ज्यादा के ऊपर लेने वाले लोग 3 हैं। 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए लेने वाले लोन 6 लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं। 1,000 से 2,000 करोड़ तक विलफुल डिफॉल्टर जो हैं वो 27 हैं। यानी इस देश के भीतर में 1,000 से 3,000 करोड़ तक जिन्होंने कर्ज लिया और नहीं लौटाया उनकी संख्या 36 है। और इसी तरीके से कुल 255 लोगों की पूरी फहरिस्त निकल कर आती है जिन्होंने इस देश के बैंकों के अंदर से जो पैसा निकाला और वो ना लौटा पाए और बैंकों की खस्ता हालत ना बने और आने वाले वक्त में जब उन्हें बेचा जाए तो उनकी किताब देखकर कोई भी कहे नहीं नहीं इस बैंक को खरीदा जा सकता है। इसके लिए सरकार लगातार माफ करती है उन बैंकों को। लेकिन इससे पहले क्या होता था और अब क्या अंतर आया है? इससे पहले सरकार बजट में एलोकेट कर देती थी कि इतना पैसा हम लोग बैंकों को देंगे और ये सर्कस धीरे धीरे बंद हो गया। 2017 के बाद ही बंद हो गया। लेकिन फिर भी बैंक की बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए जो रिटर्न ऑफ लगातार किया गया वो कितना किया गया 2018 से 2022 तक के बीच में अगर आप देखें तो ये 8,53,000 करोड़ का है। पिछला साल जो बीता उसमें 1,75,000 करोड़ रुपया रिटर्न ऑफ किया गया ओवरऑल। हम इससे पहले एसबीआई का डाटा बता रहे थे। अब आप देखिए सब मिला के एसबीआई का 2013-14 से 2022 तक लगभग 1,45,000 करोड़ और सब मिला दीजिएगा तो सिर्फ एक साल में 2021-22 में 1,75,000 करोड़। इतनी रकम अगर इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को रियायत और छूट और सुविधा के आश्रय दे दें तो फिर यकीन जानिए वो आने वाली जिंदगी में अगर हम मानकर चलें कि इस देश में 60 साल के बाद वरिष्ठ नागरिक हो जाए और उसकी उम्र अगर 85 साल मान लें जो है नहीं एवरेज, लेकिन आप मानिए कि 25 साल तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट सफर कर सकता है अगर ये रिटर्न ऑफ सरकार करना बंद करे, इकोनॉमी को संभाले और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर इस देश के लोगों के हित के अनुकूल अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करे तो